कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, हम चौथा चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स और रेट क्या होती है। इस बात पे हम हमारे जो लास्ट एपिसोड है उसमें देख चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कैलकुलेशन ऑफ रेट। हम देखते हैं कि रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो पिछले एपिसोड में मैंने बताया था रेट क्या होती है, कुछ नहीं है, या तो आप चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखें या आप चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देखें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपके पास क्या आ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन है वो आ जाएगी। तो देखिएगा, मैं रेट ऑफ रिएक्शन को इन शॉर्ट लिख रहा हूं, आर लिख रहा हूं। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को अगर फॉर्मूला वाइज देखें तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन फॉर चेंज, कि चेंज में कितना टाइम लिया गया है। और या तो आप चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देख लीजिए या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देख लीजिए। ये बात हम रेट को इस तरह फॉर्मूले में लिख सकते हैं। देखिएगा, इस फॉर्मूले में मैं एक चीज और ऐड करूंगा, वो ऐड करूंगा मैं यहाँ माइनस और प्लस साइन ऐड करूंगा। ये माइनस और प्लस साइन क्यों ऐड किया है थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चेंज को हम लिखते हैं डेल्टा से, आप जानते हैं चेंज को डेल्टा से लिखते हैं। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं सी से, और टोटल टेकन टाइम इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं डेल्टा टी से। डेल्टा टी क्यों लिखा है, देखिएगा, जैसे मान लो कोई रिएक्शन आपने 10 बजे स्टार्ट करी और वो रिएक्शन है उसको आपने 11 बजे खत्म कर दी, तो कितना टाइम लगेगा, कैसे पता चलेगा। फाइनल टाइम में से क्या घटाओगे, इनिशियल टाइम T2 में से क्या घटा दोगे, T1, तभी तो पता चलेगा ना कि 1 घंटा लगा। इसीलिए मैंने यहां भी क्या लिख दिया है, डेल्टा टी लिख दिया है, चेंज इन टाइम लिख दिया है। और यहां हम लगाएंगे साइन माइनस और प्लस। तो आप इस फॉर्मूले से भी रेट ऑफ रिएक्शन को है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। आगे माइनस और प्लस लगाना है, क्यों लगाया है अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं ये आपको पिछले एपिसोड तक बता चुका हूं, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस तरह लिख सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। चलिए, रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूं। चलिए एग्जांपल लेके बात करते हैं। देखिएगा, एग्जांपल लेके हम जो है रेट के कैलकुलेशन की बात करते हैं कि कैसे हम रेट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिएगा, मेरे पास ये 1 मोल है ए का और ये 1 मोल है बी का, ठीक है जी। ये कोई रिएक्शन चल रही है और इस रिएक्शन में मैं देखता हूं T इज इक्वल्स टू, अगर मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूं इसको, ये 1 मोल ए का और ये बना रहा है प्रोडक्ट 1 मोल बी। ए है वो रिएक्टेंट है, बी है वो क्या है, प्रोडक्ट है। अगर मैं T इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे बात करूं तो T इज इक्वल्स टू 0 क्या है, मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट ही हुई है ना। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, T इज इक्वल्स टू 0 को क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं स्टार्टिंग पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है, ये कैसा पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी रिएक्शन स्टार्ट ही हुई है, स्टार्ट होने की हम बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं शुरू में कौन होगा, रिएक्टेंट ही होगा, प्रोडक्ट तो नहीं होगा। तो मान लेते हैं यहां जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी T इज इक्वल टू 0 टाइम पे, वो थी A0, और प्रोडक्ट कुछ नहीं है, अभी रिएक्शन स्टार्ट ही हुई है, प्रोडक्ट बनना ही नहीं स्टार्ट हुआ। तो B की कंसंट्रेशन है वो क्या है, 0। कुछ टाइम बाद
टी टाइम बाद देख लेते हैं, मतलब टी बराबर क्या हो गया, टी टाइम हो गया 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा। कुछ टाइम बाद देखते हैं कि जो ए है उसमें से कुछ टूटेगा। आप जानते हैं कि रिएक्टेंट है वो लगातार जो है कम होते चले जाते हैं और वो किस में कन्वर्ट होते चले जाते हैं, प्रोडक्ट में चले जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। तो आप जानते हैं रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ घटते हैं और प्रोडक्ट है वो टाइम के साथ बढ़ते हैं। तो इसमें से कुछ टूटेगा और मान लेते हैं टी टाइम बाद इसकी कंसेंट्रेशन हो गई 80 और बी की टी टाइम बाद कंसेंट्रेशन हो गई है बीटी। हम जानते हैं रिएक्टेंट में से कुछ टूटेगा कुछ घटेगा, है ना। तो जो 80 है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या थी, ए नॉट, उसमें से कुछ टूटेगा और मान लेते हैं क्या टूटा, ए माइनस एक्स। तो फाइनल कंसेंट्रेशन टी टाइम बाद क्या हो गई, ए नॉट माइनस एक्स। इनिशियल कंसेंट्रेशन थी ए नॉट, उसमें से कुछ टूट गया, एक्स टूट गया, है ना, और जो है फाइनल कंसेंट्रेशन हो गई ए नॉट माइनस एक्स। एक बात ध्यान रखिएगा आप, जो हम इसमें से कुछ तोड़ रहे हैं, है ना, जो हम इसमें से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, वो आप घटाएंगे रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग, है ना। वो आपको घटाना है रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है देखिएगा, कुछ बच्चों को नहीं पता है, हालांकि हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। तो स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, कोई भी बैलेंस जो रिएक्शन है, उस बैलेंस रिएक्शन में चाहे वो रिएक्टेंट है और चाहे वो प्रोडक्ट है, उसके आगे जो नंबर लगे, उसके आगे जो नंबर लगे हैं, जो नंबर बैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही नंबर क्या है, स्टोइकियोमेट्री है। इसी नंबर को क्या कहते हैं हम, स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। तो बैलेंस जो इक्वेशन है, बैलेंस जो रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे जो नंबर लगा है वही नंबर क्या है, स्टोइकियोमेट्री है। और आप यहाँ जो है डिसोशिएट करते वक्त ध्यान रखेंगे कि ये जो डिसोशिएशन है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ हमने देखा कि टी टाइम बाद इनिशियल कंसेंट्रेशन में कुछ एक्स टूटा। यहाँ देखिए इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, मतलब यहां से एक्स टूटेगा तो यहां भी क्या बनेगा, एक्स ही बनेगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो बीटी है वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, है ना। इसमें से एक्स टूटा है तो ये एक्स बनेगा, तो ये शुरू में 0 था, एक्स बन गया, तो टी टाइम बाद कंसेंट्रेशन क्या हो गई है, एक्स हो गई है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई चक्कर वाला काम नहीं है। इसकी 0 टाइम पे कंसेंट्रेशन हमने ए नॉट मानी, इसकी 0 मानी, टी टाइम बाद इसकी कंसेंट्रेशन ए की मानी, लेकिन ए टी क्या है, इस ए नोट में से जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है, जो टी 0 की कंसेंट्रेशन है, उसमें से कुछ तोड़ा है हमने क्या, एक्स। और ये तोड़ना कैसे है, स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग। स्टोइकियोमेट्री जो कोफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंग तोड़ना है। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो यहाँ ए नॉट में से एक्स घटेगा तो आगे भी कितना बनेगा, एक्स बनेगा, मतलब बीटी कितना हो जाने वाला है, वो है एक्स हो जाने वाला है। ठीक है, अब एक बात देखते हैं जी, हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन, अब चाहो तो रिएक्टेंट से भी लिख सकते हो, अब चाहो तो प्रोडक्ट से भी लिख सकते हो। मैं चाहूं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी लिख सकता हूं, है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख लूं तो वो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और मैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख लूं वो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा, है ना। मतलब मैं रेट ऑफ रिएक्शन चाहूं तो रिएक्टेंट से भी लिख सकता हूं और चाहूं तो मैं प्रोडक्ट से भी लिख सकता हूं, दोनों ही बातें क्या है, वैलिड है। अब यहां देखिएगा, हम जान रहे हैं कि ए है वो टाइम के साथ डिसअपियर हो रहा है ना, टूट रहा है ना, ए है वो लगातार डिसअपियर हो रहा है, और बी है वो आप देख रहे हो लगातार अपीयर हो रहा है ना। ए टाइम के साथ कम हो रहा है, रिएक्टेंट है वो कम हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं, जबकि जो प्रोडक्ट है वो टाइम के साथ बन रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। तो यहां से अगर हम रेट देखें, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज देखूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, जब भी हम
टाइम के साथ चेंज देखते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं रेट। मैं आपको बता चुका हूं रेट क्या होती है। कोई भी क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको कहते हैं हम रेट। तो मैं यहां अगर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन में चेंज देखूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको कहूंगा उसको कहूंगा रेट। तो हम किस चीज की रेट देख रहे हैं? रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। जो ए हमने लिया है वो टाइम के साथ इलिमिनेट हो रहा है, टूट रहा है, कम हो रहा है, इसीलिए मैंने रेट वर्ड यूज कर लिया। और क्या लिखा है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। कैसे पता चलेगा कि वो डिसअपियर हो रहा है ना? हम क्या देख लें? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? डिसअपियर कैसे पता चलेगा? हम चेंज देख लें कि कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हम चेंज देख लेते हैं एक ही कंसंट्रेशन में, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कि रेट कैसे लिखते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। इस हिसाब से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम रिएक्टेंट से रेट लिख रहे हैं तो एक वर्ड ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट कम होते हैं तो वहां क्या लिखा जाता है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। यहां रिएक्टेंट ए माना था इसलिए मैंने ए लिख दिया। कैसे पता चलेगा? रेट कैसे लिखते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ए हमारा रिएक्टेंट है और कंसंट्रेशन, ये जो बड़ा ब्रैकेट है वो कंसंट्रेशन को दिखा रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, मैं अगर बात करूं डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी की, मैं बात करूं डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी की। डेल्टा का मतलब है चेंज, मतलब मुझे फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कौन सी है? एटी। चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। मुझे फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस करना है। और चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम टी और इनिशियल टाइम है वो क्या है? 0 है। तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ए टी का वैल्यू रखूं, ए टी का वैल्यू कितना था? ए टी का वैल्यू था ए नॉट माइनस एक्स। ये सुन लो, ए टी का वैल्यू है वो क्या है? ए नॉट माइनस एक्स है। और उसमें से मुझे माइनस क्या करना है? ए नॉट करना है। उसमें से माइनस मुझे क्या करना है? ए नॉट कर देना है। और टी में से 0 माइनस होगा तो नीचे तो क्या बचेगा? टी ही बचेगा। ये सुन लो, ठीक। और देखिएगा, आगे चलते हैं। ये देखिएगा, ए नॉट माइनस एक्स और ये माइनस का ए नॉट, ये प्लस का ए नॉट, ये माइनस का ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, यहां बच जाएगा माइनस एक्स अपॉन टी। अब देख रहे हैं यहां से क्या बच जाएगा? माइनस एक्स अपॉन टी। मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या आ रहा है? आ रहा है माइनस एक्स अपॉन टी। चलिए एक बात सुनिएगा, कान खोल के सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। यहां हमारे पास रेट आई है ए के डिसअपियर होने की, वो नेगेटिव आई है, लेकिन इस दुनिया का रूल है रेट नेगेटिव नहीं हो सकती। देखिएगा कैसे। आप बाइक पे जा रहे हैं, आपकी बाइक दौड़ रही है, है ना, दौड़ रही है 60-70-100, गरम गरम जोश है आप में, गरम गरम खून है, नई जवानी का जोश है, और बाइक दौड़ रही है 100 की स्पीड पे। तो आप बाइक को ब्रेक लगा के रोक सकते हैं, 0 स्पीड ला सकते हैं। आपकी ट्रेवल करने की रेट, आपकी स्पीड है वो 0 हो सकती है। ऐसा नहीं है आप ब्रेक लगा दोगे तो बाइक नेगेटिव में चलने लगेगी। होता है क्या? कभी बाइक की रेट नेगेटिव में बताइए क्या कि मैंने टाइम के साथ -8 किलोमीटर ट्रेवल किए? कभी नहीं होता। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। हम बैंक में जाते हैं, लिखा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%, है ना, मतलब हम बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं।
अगर हमने बैंक से कर्ज लिया है तो हम बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अगर वही हो जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट -2%, तब क्या होगा? बैंक हमें कर्ज भी देगा, बैंक हमें लोन भी देगा और हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। अब रेट माइनस में, बैंक हमें क्या करेगा? इंटरेस्ट देगा, लोन भी देगा और इंटरेस्ट भी देगा। ऐसा पॉसिबल है क्या कि बैंक आपको पैसे भी दे दे और उन पैसों पे इंटरेस्ट भी दे दे? आपका कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। जैसे पिछले एग्जांपल में देखा था कि आप पढ़ रहे हो, पेज भर रहे हो, है ना, पेज भर रहे हो, पेज भरने की रेट, आप पढ़ रहे हो, पेज भरने की रेट वो नेगेटिव हो सकती है क्या कभी? कि आपने कॉपी से बाहर नेगेटिव पेज भर दिए, है ना, 3D में इमेजिनेशन करके, तो रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो क्या इलाज करें भाई? दुविधा में फंस गए, है ना। इलाज क्या हुआ? तो उसका इलाज किया गया। वो क्या किया गया? इस रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए जब रिएक्टेंट से रेट लिखते हैं तो इस पूरी टर्म के आगे अपनी मर्जी से खुद ब खुद हम क्या लगाते हैं? एक माइनस साइन लगाते हैं। इस पूरी टर्म को, इस पूरी रेट को पॉजिटिव करने के लिए हम खुद जब रिएक्टेंट से रेट लिखते हैं या मैं कहूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात करते हैं, तब हम अपनी मर्जी से एक नेगेटिव साइन लगाते हैं ताकि ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि रेट कभी भी क्या होती है? नेगेटिव नहीं होती है। रेट हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो जब भी आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखेंगे या रेट रिएक्टेंट से लिखेंगे तो आप खुद एक माइनस साइन इंक्लूड करेंगे। आप हर स्टेप में क्या लगाएंगे? एक माइनस साइन लगाएंगे ताकि ये माइनस है वो लास्ट में रेट को कैसा कर दे? पॉजिटिव कर दे। तो ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास अल्टीमेट क्या आने वाला है? +x/t आने वाला है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात कान खोल के सुन लेना कि या तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात करूं या मैं रेट किससे लिखूं? रिएक्टेंट से लिखूं तो मुझे खुद की तरफ से एक माइनस साइन लगाना पड़ता है। इसीलिए मैंने जो फॉर्मूला लिखा था रेट का, वो फॉर्मूला ये लिखा था -+ΔC/ΔT। इस माइनस साइन की कहानी क्लियर कर चुका हूं मैं। माइनस क्यों लगाते हैं? रेट जो नेगेटिव आती है रिएक्टेंट से उसको पॉजिटिव करने के लिए ये माइनस साइन लगाया जाता है। ठीक है जी, ये एक कहानी आपको, इतनी कहानी क्लियर हो गई होगी। चलिए अब मैं थोड़ी और बात कर लेता हूं, थोड़ी सी और बात करते हैं हम। देखिएगा, रेट की हमने विद रिस्पेक्ट टू जो है रिएक्टेंट है वो बात कर ली है। अब मैं बात कर रहा हूं रेट की विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। चलिएगा, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट बात करते हैं। प्रोडक्ट है वो टाइम के साथ अपीयर हो रहे हैं। मतलब प्रोडक्ट से जब रेट लिखूंगा तो मैं वर्ड यूज करूंगा रेट ऑफ। अब डिसअपियर नहीं करेंगे, क्या करेंगे? रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करेंगे। और कौन अपीयर हो रहा है? बी अपीयर हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए अब हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी कहेंगे। वही रेट लिखते हैं तो आप क्या लिखते हो? लिखते हो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। ये और नो? सेम वही, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए इसके बाहर बड़ा ब्रैकेट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब क्या करूंगा? बी की फाइनल कंसंट्रेशन माइनस बी की इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम टी माइनस इनिशियल टाइम 0, ये कर दूंगा। आप जानते हैं फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है? x है, इनिशियल 0, t -0 t,
तो ये आ जाएगा x में से 0 घटेगा तो x अपॉन टी। आप यहां से देख रहे हैं जो रेट है वो नेगेटिव नहीं आ रही है, आगे नेगेटिव साइन नहीं है। रेट कैसी आ रही है? रेट आ रही है कौन सी? पॉजिटिव आ रही है। बढ़िया दिख रहा है आपको। रेट कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। यस और नो? तो हमने जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यूज करे थे रेट लिखते वक्त, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन यूज करे थे, इनका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको रेट जब डिसअपियरेंस या रिएक्टेंट से लिखनी है तो रेट लिखते वक्त नेगेटिव साइन आप खुद अपनी मर्जी से लगाएंगे। और जब आप रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करते हैं या रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिखते हैं तब ऑटोमेटिक रेट कैसी आ जाती है? पॉजिटिव आ जाती है। ये पॉजिटिव लगाओ तो भी चलेगा, नहीं लगाओ तो भी चलेगा, पॉजिटिव। ये मेन इंपॉर्टेंट बात ये नेगेटिव साइन वाली है। आपको नेगेटिव साइन इंक्लूड करना है जब आप रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखते हैं। इस नेगेटिव साइन के दो काम हैं। नेगेटिव साइन के दो काम क्या है? पहला काम, रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, देन द नेगेटिव साइन मस्ट बी देयर इन द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस। Rate cannot be negative, then the negative sign must be there in the formula of rate of disappearance. Yes or no? And this negative sign, आप यहां देखिए, यहां भी रेट x अपॉन टी आ रही है, प्रोडक्ट से लिखी तब, और रिएक्टेंट से लिखी तब भी रेट क्या आ रही है? x अपॉन टी आ रही है। अब आपको कोई कह दे कि साहब मुझे पहचान के बताओ कि ये वाली रेट रिएक्टेंट से लिखी है या ये वाली रेट रिएक्टेंट से लिखी है ना? तो कैसे बताओगे? ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है जहां नेगेटिव लिखा होगा मतलब दैट रेट इज विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये नेगेटिव साइन क्यों आया? बिकॉज रिएक्टेंट डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये नेगेटिव साइन क्या बताता है? ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। ये पॉजिटिव साइन क्या बताता है? कि प्रोडक्ट है वो टाइम के साथ क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं, है ना? रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात कर ली। रेट ऑफ डिसअपियरेंस तो किसके रिस्पेक्ट में था? इसके था। रेट ऑफ अपीयरेंस किसके रिस्पेक्ट में था? इसके था। लेकिन हमारी ओवरऑल रिएक्शन कौन सी है? यही तो है ना, ओवरऑल रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन सेम आ रही है, चाहे आप प्रोडक्ट से लिखो और चाहे आप रिएक्टेंट से लिखो। और हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन आप चाहे प्रोडक्ट से लिखो तो भी वही है और आप रिएक्टेंट से लिखो तो भी वही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं। अगर मुझे ओवरऑल रिएक्शन का रेट लिखना हो तो कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे? देखिएगा, मैं रेट ऑफ रिएक्शन को लिख रहा हूं ROR से। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? आप चाहे तो रिएक्टेंट से लिख लीजिए और चाहे प्रोडक्ट से लिख लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन दोनों से लिखी जा सकती है। यहां लिख रहा हूं मैं, रिएक्टेंट से लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। यस और नो? माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। चलिए, अगर आप प्रोडक्ट से लिखते हैं तो क्या आएगा? प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। और ये दोनों ही किसके बराबर थे? प्लस एक्स अपॉन टी के बराबर थे। तो ये ओवरऑल मैंने लिख दिया है रेट ऑफ रिएक्शन, है ना? ये भी रेट ऑफ रिएक्शन था, ये विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट था, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन था, ये विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट था, और ये क्या था? x अपॉन टी। सारे एक दूसरे के बराबर है ना। हमने रेट ऑफ डिसअपियरेंस, देखिएगा आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा,
हम जब रिएक्टेंट से रेट लिखते हैं तो हम वर्ड लगाते हैं डिसअपियरेंस, बिकॉज रिएक्टेंट कम हो रहे हैं। हम प्रोडक्ट से रेट लिखते हैं तो हम वर्ड लगाते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि प्रोडक्ट है वो बन रहा है। ओवरऑल रिएक्शन की बात करी मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो आप रिएक्टेंट से भी लिख सकते हैं, वो आप प्रोडक्ट से भी लिख सकते हैं। रिएक्टेंट से लिखी तो भी x/t आया, प्रोडक्ट से लिखी तो भी x/t आया, इसीलिए इन सब में बराबर का साइन है वो प्रेजेंट है। बस फर्क क्या है, रिएक्टेंट से लिखोगे तो माइनस साइन यूज होगा और आप प्रोडक्ट से लिखेंगे तो आपके पास प्लस साइन यूज होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमारे पास रिएक्शन थी उससे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे लिखना है, तो ये आपको आना चाहिए।